व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश। ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। आज के प्रसंग का उद्देश्य इस प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय मंत्री व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास उत्तर प्रदेश विभागीय उच्च अधिकारियों से प्रेरणा लेकर प्रशिक्षार्थियों के उपयोग हेतु किया जा रहा है, ताकि इंटरनेट पर यूराइज पोर्टल के माध्यम से उन्हें प्राप्त हो सके। आज के प्रसंग का विषय है सेल तथा बैटरी, सेल एंड बैटरी। इसके निर्माणकर्ता एवं लेखक विक्रम सिंह कारदेशक। सबसे पहले शुरू करते हैं परिचय से। सेल वह इकाई है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राइमरी सेल, नंबर 2 सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल यह सेल जो कुछ घंटों तक कार्य करने के बाद वैद्युतिक ऊर्जा पैदा करने के योग्य नहीं रहते, प्राइमरी सेल कहलाते हैं। इसे दोबारा कार्य करने के योग्य बनाने के लिए इसमें नया इलेक्ट्रोलाइट करना पड़ता है। इसकी प्रमुख किस्में वोल्टाइक सेल, डैनियल सेल, लेक्लांसी सेल और शुष्क सेल। नंबर 2 सेकेंडरी सेल। वह सेल जिसे बार बार विद्युत से आवेशित करके वैद्युतिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है, सेकेंडरी सेल कहलाता है। इसमें एक बार भरा गया इलेक्ट्रोलाइट अनेक वर्षों तक कार्य करता है। वास्तव में ये सेल विद्युत उत्पन्न नहीं करते, बल्कि उसे एकत्र करते हैं। इसीलिए इन्हें संचायक सेल या एक्यूमुलेटर भी कहते हैं। इसकी प्रमुख किस्में लेड एसिड सेल, एडिशन सेल, निकल कैडमियम सेल आदि। नंबर 2 वोल्टाइक सेल। सर्वप्रथम बोल्ट नामक वैज्ञानिक ने सन 1800 के लगभग विद्युत उत्पादन की जिस रासायनिक विधि की खोज की, उसे वोल्टाइक सेल का नाम दिया गया। इसकी संरचना कंस्ट्रक्शन। इसमें कांच के बर्तन में डाइल्यूट H2SO4 भरा जाता है। यह इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। इसमें एक जस्ते की और दूसरी कॉपर की जेट लगाई जाती है। ये प्लेट इलेक्ट्रोड कहलाती हैं। कॉपर प्लेट एनोड का काम करती है और जिंक प्लेट कैथोड का काम करती है। अब इसमें निम्न क्रियाएं होती हैं। H2SO4 के सॉल्यूशन में H+ तथा SO4- आयन होते हैं। इसकी क्रिया है H2SO4 = H+ + SO4-। एनोड और कैथोड के बीच चालक तारों के द्वारा लोड लगाने पर सेल में रासायनिक क्रिया प्रारंभ हो जाती है। पहली क्रिया कैथोड पर Zn = Zn++ + 2E, Zn++ SO4 = ZnSO4 या जिंक सल्फेट। एनोड पर 2H + 2E = H2। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सेल के अंदर तांबे की छड़ से जस्ते की छड़ की ओर और बाहर जस्ते की छड़ से तांबे की छड़ की ओर होने लगता है। इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट होता है। दोष और निवारण। इस सेल में कुछ दोष भी होते हैं, जिनका किस तरह से निवारण किया जाता है वो बताया गया। सबसे पहला दोष है लोकल एक्शन या स्थानीय क्रिया। जस्ते के अंदर सीसा, लोहा, कार्बन, आर्सेनिक तत्व अशुद्धि के रूप में मिले होते हैं। जस्ते की छड़ की सतह पर इनमें से किसी तत्व का कण विद्यमान रहने पर वहां पर एक छोटा सेल बन जाता है। इस प्रकार जस्ते की छड़ पर अनेकों सेल बन जाते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए छड़ पर पारे का लेप किया जाता है। पारा जस्ते के साथ मिलकर एमलगम बना देता है, जबकि अन्य तत्वों के साथ नहीं बनाता। इस प्रकार केवल जस्ता ही उसके संपर्क में आता है और इस प्रकार यह दोष दूर हो जाता है। अगला है ध्रुवण या पोलराइजेशन। हाइड्रोजन आयन तांबे की छड़ पर पहुंचकर अपना आवेश उसे दे देते हैं और बुलबुलों के रूप में छड़ के चारों ओर जमा हो जाते हैं। यह क्रिया ध्रुवण कहलाती है, जिसके कारण कुछ समय बाद एनोड का इलेक्ट्रोलाइट से संपर्क समाप्त हो जाता है
और सेल कार्य करना बंद कर देता है। इसे दूर करने के लिए एनोड के चारों ओर एक छेदों वाले बर्तन में मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूरा भर दिया जाता है। यह हाइड्रोजन को पानी में बदल देता है और स्वयं Mn2O3 में बदल जाता है और हवा से ऑक्सीजन लेकर MnO2 में बदल जाता है। इस प्रकार सेल का ध्रुवण दोष दूर हो जाता है। डेनियल सेल। सबसे पहले 1836 में प्रोफेसर डेनियल ने प्रयोग में लाने योग्य सेल का निर्माण किया। इसकी संरचना इस प्रकार है। इसमें तांबे का एक बेलनाकार बर्तन होता है जो एनोड का कार्य करता है। इसमें कॉपर सल्फेट का घोल भरा जाता है। बर्तन में ऊपर की ओर तांबे की एक जालीदार छज्जा बना होता है। इस छज्जे में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल भरे जाते हैं। घोल के बीच में एक सरंध्र बर्तन होता है जिसमें डाइल्यूट H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड भरा जाता है। इसमें जस्ते की छड़ डूबी रहती है। इसकी क्रियाएं जो है निम्न प्रकार से होती हैं। तनु गंधक अम्ल में H+ और SO4- आयन होते हैं। H2SO4 = 2H+ प्लस SO4-। एनोड और कैथोड को यदि लोड से जोड़ दिया जाए तो कैथोड पर Zn = Zn++ प्लस 2E, Zn++ प्लस SO4- = Zn-SO4 या जिंक सल्फेट। विलयन में कॉपर सल्फेट, इसका विद्युत अपघटन हो जाता है तो ये दो तत्वों में बट जाता है, Cu++ और SO4- में। 2H प्लस SO4 प्लस H2SO4। एनोड पर Cu प्लस 2E = Cu। डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट होता है। इसके कुछ दोष भी हैं जिनका निवारण कैसे किया जाता है वो निम्नवत है। इस क्रिया में तांबा बर्तन की सतह पर जमा होता रहता है और कॉपर सल्फेट की कमी हो जाती है। इस कमी की पूर्ति के लिए बर्तन के छज्जे में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल रख दिए जाते हैं। लेकलांची सेल। इस सेल में कांच का एक बर्तन होता है जिसमें अमोनियम क्लोराइड या NH4Cl का घोल भरा जाता है। घोल के बीच में चीनी मिट्टी का सरंध्र बर्तन होता है जिसमें कार्बन की एक छड़ होती है और छड़ के चारों ओर MnO2 या मैग्नीज डाइऑक्साइड कार्बन का चूरा भरा होता है। घोल में जस्ते की छड़ खड़ी की जाती है जो कैथोड का कार्य करती हैं। कार्बन की छड़ एनोड की कार्य करती है। इसमें निम्नवत क्रियाएं होती हैं। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन में NH4+ और Cl- आयन होते हैं। NH4Cl = NH4 + Cl-। एनोड और कैथोड को लोड से जोड़ने पर कैथोड पर क्या क्रिया होगी? Zn = Zn++ प्लस 2E, Zn+ प्लस 2Cl = ZnCl2 या जिंक क्लोराइड। एनोड पर NH4 + 2E = 2NH3 + H2। विध्रुवक MnO2 H2 + MnO2 = Mn2O3 + H2O। Mn2O3 इसे रेड लाइट भी कहते हैं = 4 MnO2 या मैग्नीज डाइऑक्साइड बन जाती है। इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.46 से 1.5 वोल्ट तक होता है। दोष और निवारण। स्थानीय क्रिया दोष से बचाव के लिए जस्ते की छड़ के ऊपर पारे का लेप कर दिया जाता है। ध्रुवण दोष से बचाव के लिए एनोड के चारों ओर MnO2 का चूरा भर दिया जाता है। शुष्क सेल या ड्राई सेल, यह लेकलांची सेल का संशोधित रूप है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट के रूप में होता है। इसकी संरचना निम्नवत है। इसमें जस्ते के बेलनाकार बर्तन के बीच में पीतल की कैप युक्त कार्बन की छड़ लगाई जाती है। बर्तन की दीवार कैथोड तथा छड़ एनोड का कार्य करती है। छड़ के चारों ओर मोटे कपड़े की बेलनाकार थैली में मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड के
पाउडर 10:10:2:1 के अनुपात में मिलाकर भरे जाते हैं, जो विद्युर्भक का या डीपोलराइजर का कार्य करते हैं। थैली के चारों ओर रिक्त स्थान में अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, पेरिस प्लास्टर का पेस्ट भरा जाता है और बर्तन सील कर दिया जाता है। गैस निकलने के लिए इसमें एक छेद छोड़ दिया जाता है। इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है। इसकी सभी क्रियाएं लैक्लांची सेल की भांति ही होती हैं। सीसा अम्ल सेल, लेड एसिड सेल, इसकी संरचना निम्नवत है। इस सेल का बर्तन कठोर रबड़ का बना होता है और चौकोर होता है, जिसमें प्लेटों के दो समूह होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होता है। समूह की प्लेटों की संख्या, नेगेटिव समूह की प्लेटों की संख्या पॉजिटिव प्लेटों की संख्या से एक अधिक रखी जाती है, जिससे पॉजिटिव प्लेट दोनों ओर से कार्य कर सके। प्लेटों के निर्माण के लिए शीशे की जाली का प्रयोग किया जाता है और इसके ढांचे में लेड जमा दिया जाता है, रेड लेड जमा दिया जाता है। प्लेटों को टिकाने के लिए बर्तन की तली में रेस्टर बने होते हैं। पॉजिटिव तथा नेगेटिव प्लेट के बीच सेपरेटर लगाए जाते हैं। इनमें डाइल्यूट H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भरा जाता है। दोनों प्रकार की प्लेटों से टर्मिनल बाहर निकाल लिए जाते हैं और कठोर रबड़ से सील कर दिया जाता है। गैस निकासी हेतु एक छेद भी बना दिया जाता है। इसमें क्रियाएं, लेड एसिड सेल की क्रिया को 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1, फॉर्मिंग। यह क्रिया अधिष्ठान में ही कर दी जाती है। यह सेल के अंदर डाइल्यूट H2SO4 भरते ही शुरू हो जाती है। Pb3O4 प्लस 2H2SO4 इक्वल्स टू PbO2 प्लस 2PbSO4 प्लस 2H2O। लगभग 12 घंटों तक पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटों को सप्लाई की पॉजिटिव और नेगेटिव से क्रमशः जोड़ दिया जाता है, जिससे पानी का विद्युत अपघटन हो जाता है। H2O इक्वल्स टू 2H प्लस O माइनस माइनस एनोड पर, PbSO4 प्लस H2O प्लस O माइनस माइनस इक्वल्स टू PbO2 लेड ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। कैथोड पर PbSO4 प्लस 2H प्लस इक्वल्स टू Pb प्लस H2SO4। इसमें लेड और सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। इस प्रकार फॉर्मिंग क्रिया में रेड लेड डाइऑक्साइड तथा स्पंजी लेड में बदल जाता है। इसके साथ ही H2SO4 बनता है, जो इलेक्ट्रोलाइट को गाढ़ा कर देता है। डिस्चार्जिंग, सेल को लोड से जोड़ देने पर सेल का आवेश धीरे धीरे कम होने लगता है। यह क्रिया डिस्चार्जिंग कहलाती है। इसमें निम्न क्रिया होती हैं। H2O इक्वल्स टू 2H प्लस O माइनस माइनस एनोड पर, PbO2 लेड ऑक्साइड प्लस 2H प्लस H2SO4 इक्वल्स टू लेड सल्फेट प्लस 2H2O, या पानी बन जाता है। कैथोड पर Pb प्लस O माइनस माइनस प्लस H2SO4 इक्वल्स टू लेड सल्फेट प्लस H2O। डिस्चार्जिंग, सेल को लोड से जोड़ देने पर सेल का आवेश धीरे धीरे कम होने लगता है। यह क्रिया डिस्चार्जिंग कहलाती है। इसमें निम्न क्रिया होती हैं। H2O इक्वल्स टू 2H प्लस O माइनस माइनस एनोड पर, PbO2 प्लस 2H प्लस H2SO4 इक्वल्स टू PbSO4 प्लस 2H2O। कैथोड पर Pb प्लस O माइनस माइनस प्लस H2SO4 इक्वल्स टू PbSO4 प्लस H2O। डिस्चार्जिंग में दोनों तरह की प्लेट लेड सल्फेट की बन जाती हैं। इलेक्ट्रोलाइट में पानी की मात्रा बढ़ जाने से उसका आपेक्षिक घनत्व कम हो जाता है। रिचार्जिंग, जब उपयोग में लाते लाते सेल का EMF 1.8 वोल्ट रह जाता है तो उसे आवेशित करने की आवश्यकता होती है। यह क्रिया रिचार्जिंग कहलाती है। इसके लिए सेल के पॉजिटिव सिरे को सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से तथा नेगेटिव सिरे को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। इसमें निम्न रासायनिक क्रिया होती हैं। H2O इक्वल्स टू 2H प्लस O माइनस माइनस
एनोड पर रेड सल्फेट प्लस O प्लस H2O या पानी इक्वल्स टू PbO2 प्लस H2SO4। कैथोड पर PbSO4 या लेड सल्फेट प्लस 2H इक्वल्स टू Pb लेड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इस प्रकार सेल ठीक उसी प्रकार का हो जाता है जैसे कि फॉर्मिंग के समय था। सेल का अपेक्षित घनत्व बढ़ जाता है और पूर्ण आवेशित सेल का ईएमएफ लगभग 2.2 वोल्ट होता है। दोष और निवारण, इसमें निम्न दोष होते हैं। नंबर 1, कोरोजन। सेल के टर्मिनल तांबे के बने होते हैं और उन पर शीशे की परत जमा दी जाती है। वायु की नमी और एसिड के कारण टर्मिनलों पर ऑक्साइड की परत जम जाती है जो सेल का चालक तार से संपर्क नहीं होने देती। यह दोष कोरोजन कहलाता है। इससे बचने के लिए गर्म पानी से टर्मिनल को धोकर ग्रीस लगा देना चाहिए। अगला है सेडिमेंटेशन। सेल को बार बार चार्ज और डिस्चार्ज करने से प्लेटों का कुछ चूर्ण झड़कर गिरता रहता है और पानी के विद्युत अपघटन हो जाने से पानी की अशुद्धि भी बर्तन की तली में जमा हो जाती है। इसे सेडिमेंटेशन कहते हैं। इसे दूर करने के लिए आसुत जल का ही प्रयोग करना चाहिए। सल्फेशन। विसर्जन के समय पॉजिटिव तथा नेगेटिव प्लेट लेड सल्फेट की बनती हैं। यदि सेल काफ़ी समय पड़ा रहे तो यह कठोर होकर प्लेटों पर जमा हो जाती हैं और सेल फिर चार्ज योग नहीं रहता है। इससे बचने के लिए सेल को समय समय पर चार्ज करते रहना चाहिए। बकलिंग। सेल को निर्धारित धारा 25 एम्पियर से अधिक पर आवेशित करने से प्लेट मुड़ जाती हैं और शॉर्ट होकर खराब हो जाती हैं। इस दोष को बकलिंग कहते हैं। इससे बचने के लिए चार्जिंग करंट का मान 25 एम्पियर से अधिक नहीं रखना चाहिए। एडिशन सेल या निकल आयरन सेल। एडिशन सेल या निकल आयरन सेल, इसकी संरचना, इस सेल की पॉजिटिव प्लेट NiOH निकल हाइड्रोक्साइड या निकल हाइड्रेट तथा नेगेटिव प्लेट फेरस हाइड्रोक्साइड या आयरन हाइड्रेट के बने होते हैं। इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। पॉजिटिव प्लेट निकल आलेपित स्टील के रिबन को बेलनाकार नली के रूप में लपेटकर बनाई जाती है। रिबन छिद्रयुक्त होता है जिसमें निकल हाइड्रेट भर दी जाती है। नेगेटिव प्लेट के लिए पॉजिटिव प्लेटों में पॉकेट होते हैं जिनमें फेरस सल्फेट पाउडर भर दिया जाता है। इन सभी पदार्थों को एक बर्तन में संयोजित कर दिया जाता है। यह सेल एल्कलीन सेल भी कहलाता है। इसका विद्युत वाहक बल लगभग 1.4 वोल्ट होता है। निकल कैडमियम सेल। इस सेल में पॉजिटिव प्लेट निकल तथा नेगेटिव प्लेट कैडमियम की बनाई जाती है। शेष संरचना निकल आयरन की तरह ही होती है। इसका आंतरिक प्रतिरोध काफी कम होता है। स्रोत एवं लोड विद्युत वाहक बल, सोर्स एंड लोड ईएमएफ। किसी भी स्रोत का लोड रहित ईएमएफ का मान सदैव घट जाता है जब उसे लोड से जोड़ा जाता है। इसका कारण यह है कि सेल का स्वयं का प्रतिरोध वोल्टेज ड्रॉप पैदा करता है, क्योंकि V=IR से जब धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा तो किसी भी प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा। सेल का स्वयं का प्रतिरोध उसका आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। स्मॉल r = ES-IR/I। ES यहाँ पर स्रोत विद्युत वाहक बल वोल्ट में है, I धारा एम्पियर में है, कैपिटल R लोड प्रतिरोध ओम में है और स्मॉल r इंटर या आंतरिक प्रतिरोध ओम में है। इस सूत्र को निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। स्मॉल r = ES-B/I। B लोड विद्युत वाहक बल वोल्ट में दिया गया है। इसका एक उदाहरण है। किसी सेल की लोड रहित अवस्था में ईएमएफ का मान 1.5 वोल्ट है तथा 5 ओम लोड पर 1.25 वोल्ट है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करो। फॉर्मूला क्या है? इसमें इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा बदल लिया गया है। I = E/R+R। इस फॉर्मूले से हम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं। तो ये हो जाएगा B/R, I का मान रख दिया गया है, = E/R+R या R+R/R =
ई अपॉन बी, और ये हो जाएगा बी आर प्लस बी स्मॉल आर इक्वल्स टू ई आर, बी आर इक्वल टू ई आर माइनस बी आर, या आर इक्वल टू आर इंटू ई माइनस बी अपॉन बी। अब इसमें इनकी वैल्यू रख देते हैं, 5 इंटू 1.50 माइनस 1.25 ओब्लिक 1.25 इक्वल्स टू 5 इंटू 0.25 ओब्लिक 1.25, और 5 से 0.25 को जब गुणा करेंगे तो ये 1.25 आएगा, और डिवाइड करेंगे 1.25 से तो ये 1 ओम आ जाएगा। सेलों का समूहन, इनको कैसे जोड़ा जाए या संयोजन, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। सेलों का समूह बैटरी कहलाता है। इन्हें 3 प्रकार से जोड़ा जाता है। सबसे पहले सीरीज में, एक सेल से अधिक ईएमएफ प्राप्त करने के लिए इन्हें सीरीज में जोड़ा जाता है। एक सेल का नेगेटिव सिरा दूसरे के पॉजिटिव सिरे से, और दूसरे का नेगेटिव सिरा तीसरे के पॉजिटिव से जोड़ा जाता है। वांछित परिणाम के लिए और सेल भी इसी तरह जोड़े जा सकते हैं। इसका फॉर्मूला है ET इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस अप टू EN, या ET इक्वल टू N इंटू E। तो N यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स हैं, E एक सेल का विद्युत वाहक बल है, RT यानी इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू N इंटू R। देन I इक्वल टू N इंटू E ओब्लिक NR प्लस R। ET इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल वोल्ट में, N सेलों की संख्या, E एक सेल का EMF, R इक्वल टू एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, RT इक्वल्स टू कुल आंतरिक प्रतिरोध, I बराबर कुल सर्किट धारा, R बराबर बाहरी प्रतिरोध ओम में। समांतर में एक सेल की अपेक्षा अधिक एम्पियर की धारा अथवा अधिक समय तक धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस विधि में सेलों के पॉजिटिव सिरे एक साथ जोड़कर और नेगेटिव सिरे एक साथ जोड़कर पॉजिटिव तथा नेगेटिव टर्मिनल बना लिए जाते हैं। इस समूह में कुल विद्युत वाहक बल एक सेल के बराबर होता है और आंतरिक प्रतिरोध एक सेल से कम हो जाता है। यहाँ पर ET इक्वल टू E, RT इक्वल टू R अपॉन N, देन I इक्वल टू E ओब्लिक R प्लस R ओब्लिक N। मिश्रित क्रम, एक सेल की अपेक्षा अधिक विद्युत वाहक बल और अधिक धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को मिश्रित क्रम में जोड़ा जाता है। यदि एक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट हो और धारा 2 एम्पियर हो तो 100 वोल्ट और 10 एम्पियर प्राप्त करने के लिए 50-50 सेलों के 5 सीरीज समूह समांतर में जोड़े जाएंगे। उदाहरण, 2 वोल्ट ईएमएफ और 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले 20 सेलों को 2 ओम के लोड से जोड़ा गया है, तो धारा का मान ज्ञात करो। इसका सॉल्यूशन है I इक्वल टू E ओब्लिक R प्लस R ओब्लिक N, हमें ज्ञात है। E इक्वल टू 2 वोल्ट, R इक्वल टू 10 ओम, N इक्वल टू 20 ओम, स्मॉल r इक्वल टू या आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम। अतः I बराबर 2 ओब्लिक 10 प्लस 2 बटे 20, देन I इक्वल टू 0.199 एम्पियर। बैटरी की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ ए बैटरी। बैटरी की क्षमता एम्पियर घंटे में या AH में व्यक्त की जाती है, जैसे 150 एम्पियर आवर, 180 एम्पियर आवर। सामान्यतः बैटरी की क्षमता उसकी प्लेट की संख्या एवं आकार पर निर्भर करती है, जो सामान्यतः 11, 13, 17, 23 एवं 25 रखी जाती हैं। यदि किसी बैटरी की क्षमता 150 AH है तो वह 1 एम्पियर की धारा 150 घंटे तक या 150 एम्पियर की धारा 1 घंटे तक दे सकती है। व्यवहारिक रूप से कोई भी बैटरी 20 से 25 एम्पियर की धारा दे सकती है। उदाहरण, यदि किसी बैटरी से 20 एम्पियर की धारा 5 घंटे तक ली जाती है तो उसकी क्षमता ज्ञात करो। अगर 10 एम्पियर की धारा ली जाए तो कितने घंटे चलेगी। हल इसका, क्षमता इक्वल टू एम्पियर इंटू आवर, ए इक्वल टू 20 एम्पियर, आवर इक्वल टू 5 आवर, इक्वल्स टू 20 इंटू 5 इक्वल टू 100 एम्पियर घंटे।
घंटे बराबर 100/10 इक्वल्स टू 10 घंटे। बैटरी आवेशन, बैटरी चार्जिंग, बहुत समय तक प्रयोग करते करते बैटरी का आवेशन समाप्त हो जाता है, अतः उसको चार्ज करने की आवश्यकता होती है। बैटरी निम्न 3 विधियों से चार्ज की जाती है। नंबर 1, स्थिर वोल्टेज विधि। इस विधि में चार्जिंग वोल्टेज का मान स्थिर रखा जाता है। इस कार्य के लिए डायनेमो प्रयोग में लाया जाता है। इसका ईएमएफ बैटरी के ईएमएफ से अधिक होना चाहिए, अन्यथा बैटरी चार्ज नहीं होगी। एक से अधिक बैटरी चार्ज करने के लिए उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। प्रारंभ में धारा का मान अधिक होता है और जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती है धारा का मान भी घटता जाता है। पूरे चार्जिंग काल में डायनेमो का ईएमएफ स्थिर रहता है। स्थिर धारा विधि, इस विधि में धारा का मान स्थिर रखा जाता है और बैटरी की एम्पियर आवर धारा के 10वें भाग के बराबर रखा जाता है। जब बैटरी से बुलबुले निकलने लगे तो इस धारा के मान को आधा कर दिया जाता है। इसमें एक रियोस्टेट लगाया जाता है जो धारा को नियंत्रित करता है। धारा का मान दर्शाने के लिए एक एम्पियर मीटर भी लगाया जाता है। ट्रिकल चार्जिंग, इसका उपयोग काफ़ी समय से पड़ी बैटरी को चार्ज करने के लिए किया जाता है जो आवेश ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती हैं। इन्हें बहुत कम धारा देकर चार्ज किया जाता है जो बैटरी की अधिकतम धारा का 2% होता है। इस क्रिया में कई दिन लग जाते हैं। बैटरी चार्जर, एक बैटरी चार्जर में मुख्य भाग ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, रियोस्टेट और धारा नियंत्रक आदि होते हैं। आमतौर पर ये 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट के होते हैं। रेक्टिफायर जो चार्जर का मुख्य घटक है, एसी को डीसी में बदल देता है। उच्च क्षमता वाले चार्जर में रेक्टिफायर में एससीआर का प्रयोग किया जाता है या सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। बैटरी की आवेशित एवं विसर्जित अवस्था, चार्ज एंड डिस्चार्ज कंडीशन ऑफ ए बैटरी। बैटरी की आवेशित एवं विसर्जित अवस्था, सबसे पहले देखिए पूर्ण आवेशित अवस्था, फुल चार्ज कंडीशन। इस अवस्था में बैटरी का विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट होता है प्रति सेल होगा, 2.2 वोल्ट प्रति सेल होता है और इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व 1.25 से लेके 1.28 के बीच होता है। दोनों प्रकार की प्लेट से खूब गैस निकलने लगती है। अर्ध आवेशित अवस्था, हाफ चार्ज कंडीशन। इस अवस्था में बैटरी का विद्युत वाहक बल प्रति सेल 2.0 से 2.15 वोल्ट तक होता है। इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व 1.20 से 1.25 तक होता है। निरावेशित अवस्था या डिस्चार्ज कंडीशन, इस अवस्था में बैटरी का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट प्रति सेल या उससे कम होता है। इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व 1.18 या इससे कम होता है। हाइड्रोमीटर, यह बैटरी का अपेक्षित घनत्व नापने का यंत्र है। इसमें कांच की एक नली होती है। नली के एक सिरे पर छिद्रयुक्त रबर की डॉट और उससे जुड़ा नोजल होता है। दूसरे सिरे पर डॉट तथा एक रबर बाल्ब होता है। नली के बीच में फ्लोट होता है। बाल्ब को दबाकर हवा निकाल दी जाती है और इलेक्ट्रोलाइट में रखकर छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार इलेक्ट्रोलाइट उसमें भर जाता है और फ्लोट तैरने लगता है, जिसकी स्थिति से अपेक्षित घनत्व ज्ञात कर लिया जाता है। घनत्व, किसी द्रव या ठोस वस्तु का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन को दर्शाता है। यहाँ पर D = m/v। m द्रव्यमान है, b आयतन है, d उसका घनत्व है। इसका मात्रक ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर या किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर प्रति घन मीटर होता है। आपेक्षिक घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी, किसी द्रव या ठोस वस्तु का आपेक्षिक घनत्व एक संख्या है जो दर्शाती है कि वस्तु के इकाई आयतन का द्रव्यमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड के जल इकाई आयतन के द्रव्यमान का कितना गुना है। आपेक्षिक घनत्व, वस्तु का द्रव्यमान / समान आयतन के जल का द्रव्यमान। रिलेटिव डेंसिटी = वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व, या Rd = m1/m2 और Rd = d1/d2। बैटरी का अनुरक्षण, मेंटेनेंस ऑफ बैटरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बैटरी को प्रयोग में लेते समय उसका अनुरक्षण हमें करते रहना चाहिए। बैटरी का अनुरक्षण अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा ये बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। इसके लिए निम्न दिशा निर्देश दिए गए हैं। नंबर 1, बैटरी की चार्जिंग एवं डिस्चार्जिंग दर 12 एम्पियर से अधिक ना हो।
नई बैटरी से अधिक कार्य लेना चाहिए ताकि वह रमा हो जाए। यथासमय बैटरी को यथासमय चार्ज करते रहना चाहिए। नंबर 4, समय समय पर आसुत जल डालते रहना चाहिए। बैटरी के टर्मिनलों को समय समय पर साफ करके ग्रीस लगा देना चाहिए। चार्जिंग के समय बेंट प्लग हटा देने चाहिए। बैटरी चार्जिंग का स्थान खुला होना चाहिए ताकि इससे निकलने वाली गैसें उड़ जाएं। बैटरी की दक्षता। किसी बैटरी की दक्षता उसके आउटपुट तथा इनपुट का अनुपात होती है। दक्षता इक्वल टू आउटपुट ओब्लिक इनपुट इंटू 100। दक्षता का मान 100% से कम ही होता है। इसे दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1, एम्पियर घंटा दक्षता, जो ईटा एम्पियर आवर प्रतिशत में दर्शाया गया है। विसर्जन एम्पियर घंटे ओब्लिक आवेशन एम्पियर घंटे इंटू 100। ईटा इक्वल्स टू आई डी इंटू एस डी ओब्लिक आई सी इंटू एस सी इंटू 100 वाट घंटा दक्षता। एन वाट आवर। ईटा इक्वल टू विसर्जन वाट घंटे ओब्लिक आवेशन वाट घंटे इंटू 100। इसको फॉर्मूले के रूप में इस तरह से, ईटा डब्ल्यू एच इक्वल्स टू बी डी इंटू आई डी इंटू एच डी ओब्लिक बी सी इंटू आई सी इंटू एच सी इंटू 100। रिलेशन बिटवीन एम्पियर आवर एंड वाट आवर इफिशियंसी। ईटा वाट आवर इफिशियंसी इज इक्वल टू ईटा एम्पियर आवर इफिशियंसी इंटू बी डी ओब्लिक बी सी। यहाँ पर आई सी आवेशन धारा है, आई डी विसर्जन धारा है, बी सी आवेशन वोल्टेज है, बी डी विसर्जन वोल्टेज है, एच सी आवेशन घंटे हैं। एम्पियर घंटा दक्षता, एम्पियर आवर इफिशियंसी। उदाहरण, एक 18 वोल्ट की बैटरी को 3 एम्पियर की दर पर 18 घंटों तक चार्ज किया जाता है और फिर 4.5 एम्पियर की दर से 6 घंटों तक विसर्जित किया जाता है। तो बैटरी की AH क्षमता ज्ञात करो। इसका हल है, IC यहाँ पर दिया हुआ है 3 एम्पियर, ID विसर्जन धारा 4.5 एम्पियर, HC आवेशन घंटे 12 दिए हुए हैं, SD विसर्जन घंटे 6 दिए हुए हैं। इसका फॉर्मूला है ईटा एम्पियर आवर इक्वल्स टू विसर्जन एम्पियर घंटे ओब्लिक आवेशन एम्पियर घंटे इंटू 100 या 4.5 इंटू 6 इंटू 100 ओब्लिक 3 इंटू 12 और इसका मान निकलेगा 75%। आज के प्रसंग के प्रेरणा स्रोत के रूप में योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं कपिल देव अग्रवाल जी माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश और मार्गदर्शन के रूप में श्रीमती एस राधा चौहान प्रमुख सचिव व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश, श्री कुणाल सिल्कू निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजन उत्तर प्रदेश, श्री हरिकेश चौरसिया विशेष सचिव व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश, अधिशासी निदेशक राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश एवं अन्य विभागीय वरिष्ठ अधिकारीगण, ITI नोएडा के प्रिंसिपल श्री मनोज सिंह साहब के मार्गदर्शन में इसका निर्माण किया गया है ताकि प्रशिक्षार्थियों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये आज का प्रसंग प्रशिक्षार्थियों को अच्छे से समझ में आएगा और उससे वो लाभ लेंगे। भविष्य में भी इस तरह के वीडियो आपके लिए डाले जाएंगे। धन्यवाद।